हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो आज बात करेंगे एक नई वीडियो में क्लास 10th में जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें सेक्शन ए आता है जिसमें 20 एमसीक्यूज आएंगे। अब उस 20 एमसीक्यूज में 18 एमसीक्यूज होंगे और दो क्वेश्चन असर्शन और रीजन के होंगे। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर किए हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड, देखते हैं सॉल्यूशन कैसा होता है। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 इन विच इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमें tan थीटा की वैल्यू बतानी है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। हमें दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां से आप देख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है विच इज p। सो p इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन पी। सो आप देख सकते हैं ये जो मुझे दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जब हम पैरेलली सॉल्व करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सो साइन चेंजेस हो जाएंगे, sec थीटा से sec थीटा कट जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा एंड अपॉन इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। सो यहाँ पे होगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे विच इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। सो द tan थीटा विल बी p square minus 1 upon 2p. So this is the value of tan theta. ठीक है, so the option, which option is correct? Option number 2 is correct. Option number 2 is correct. Now move on to the next question. The question number 2 is a dice is rolled twice. एक डाइस को दो बार फेंका गया. The probability that 5 will not come up either time. और 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, ये हमें बताना है। जब हम किसी भी डाइस को दो बार रोल करेंगे तो 36 आउटकम बनते हैं। सो 36 आउटकम तो मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक सम टाइम एंड इट इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। सो हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है वो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम क्या करते हैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसके बाद उसको 1 में से माइनस करके 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो वी नो वेरी वेल दैट कि अब जो 5 आएगा वो कैसे कैसे उसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 and similarly 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे, 6-5 एंड नाउ यू कैन सी टोटल आउटकम जो है कितने आ गए हैं, 11 आउटकम आ गए हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप तो कितनी हो गई, 11 अपॉन 36। बट वी हैव टू बी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इन विच 5 will not come up either time. So the probability of 5 will not come up. So इस केस में क्या करेंगे, 1 minus 11 upon 36 that will be 36 minus 11 upon 36 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, तो which is 25 upon 36. Okay students, now the option number D is correct. So now move on to the next question. So this is the question number 3 in which consider the following frequency distribution. आपको कुछ क्लास दी हुई है और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अपर लिमिट बतानी है मीडियन क्लास की। तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो क्लास हमें दी हुई है वो क्लास हमारी कंटिन्यूटी में नहीं है।
आप देख सकते हैं बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज 5 एंड द सेकंड लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इज 6, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन द कंटिन्यूअस स्टेट। तो सबसे पहले हमें इसे कंटिन्यूटी में बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले 6 माइनस 5 करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास विल बी इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। अब 1 को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो विच इज 0.5, तो 0.5 आ गया। तो 0.5 क्या करेंगे, जो क्लास आपको दे रखी है लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यूअस स्टेट में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, तो मैं एक तरफ क्लास ले लेता हूं, द क्लास इज माइनस 0.5, क्योंकि 0 में से अगर 0.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा, 5 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5 आएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्लास इज 6 एंड 11 है, तो 6 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 5.5, और 11 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 11.5। सिमिलरली इन द थर्ड क्लास जब 12 में से माइनस करेंगे तो 11.5, एंड जब 17 में ऐड करेंगे तो 17.5। सिमिलरली जब 18 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 17.5, और 23 में जब ऐड करेंगे तो 23.5। द नेक्स्ट इज 24 में से अगर 0.4 माइनस करेंगे तो 23.5, और 29 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5 बनेगा, ठीक है। सो द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन टू यू, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है हमारे पास, 13 है, 10, 15, 8 एंड 11। तो अब क्या करें, सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, CF बना लेते हैं। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हमें आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद जो फर्दर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड करते हुए चले जाएंगे। सो 13 प्लस 10 इज 23, 23 प्लस 15 38, 38 प्लस 8 46, एंड 46 प्लस 11 विच इज 57। सो नाउ ये हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आ चुकी है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी देखते हैं विच इज n, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 57, ओके, एंड नाउ डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 28.5। जो 28.5 हमारी आई है वो हमारी CF के अंदर 38 के नियर अबाउट होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी जो क्लास आ रही है वो कौन सी क्लास है, 11.5 एंड 17.5। सो जो मीडियन क्लास हो गई हमारी, मीडियन क्लास विल बी 11.5 to 17.5, and the question is asking about the upper limit of the median class, upper limit of the median class। तो इस क्लास की अपर लिमिट क्या हो गई 17.5, तो अपर लिमिट क्या हो गई 17.5। so the option is option B is correct। Okay students, so the question number 4 is a chord of a circle of radius 28 centimeters subtend an angle of 60 degree at the center of the circle। तो सर्कल की रेडियस क्या कर रही है, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल फॉर्म कर रही है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, और लेट सपोज दिस इज व्हाट, OA is the radius of the circle and I am taking the again OB is also the radius of the circle which subtend an angle of 60 degree from the center। जो सेंटर से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो हमें क्या बताना है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, माइनर सेगमेंट होगा ये वाला, दिस वन, दिस इज द माइनर सेगमेंट। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक चीज क्लियरली इसमें विजिबल है कि जो हमारा सेक्टर है, ये जो हमारा सेक्टर है दिस वन माइनर सेक्टर, यहां से लेके यहां तक, इस माइनर सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB चाहिए। तो पहले OAB के बारे में पता करते हैं, बिकॉज जो रेडियस है वो क्या दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो OA और OB दोनों रेडियस हैं जो कि 28 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे AB को लेकर। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्राइंगल OAB होगा उसके अंदर एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के, बिकॉज
ओ ए इक्वल है ओ बी के, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ओ आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, तो हमने बी की जगह भी ये रख दिया विच इज 180 डिग्री। तो यहाँ से डबल ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। सो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया 120/2 विच इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ए है वो भी मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल बी भी मेरे पास कैसा हो गया 60 डिग्री का हो गया। जब तीनों ही एंगल मेरे पास 60-60 के हो गए तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें जो ए बी है उस ए बी का मेजरमेंट भी 28 ही हो जाएगा क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गई, इक्विलेटर हो गया। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। तो ओएबी कैसा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटर हुआ। तो इक्विलेटर का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू फटाफट से। सो पाई इज 22/7 आर स्क्वायर विच इज 28 स्क्वायर इंटू थीटा 60 आपको दिया हुआ है अपॉन 360 माइनस √3/4 एंड साइड इज 28 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 36 हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया 28 का जो स्क्वायर है उसको मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 22/7 इंटू 6 माइनस √3/4 ये बच गया। सो नाउ अगेन कैंसिल आउट बाय द 2 2 1 1 2 1 1 2 3 6, तो ये हो गया 28 टू द स्क्वायर 11/7 3 21 माइनस √3/4। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू रख लेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन दी है 1.732 माइनस 1.732/4, ठीक है। तो अब क्या करें, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 21 इंटू 4 का, ठीक है। तो विच इज 44 माइनस 21 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.372 एंड नाउ 28 स्क्वायर कितना हो गया 7.628/21 इंटू 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 28 का स्क्वायर है इसे लिख सकते हैं 28 इंटू 28, सो 7.628/21 इंटू 4। 4 7 28, 7 3 21, so now it will be 28 into 7.628/3। तो ये बच रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी 71.19। सो नाउ वी कैन चेक द आंसर। इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पॉइंट में अप्रोक्सीमेशन हमारा 1.9 आ रहा है जो कि अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 71.20 के इक्वल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। सो मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला है स्टैटिक्स में, जो मोड प्लस 2 मीन होता है विच इज इक्वल टू 3 मीडियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now move on to the next question, question number 6. So the question number 6 is the surface area of the following figure. इस फिगर का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हैं कि जो फिगर हमारे पास है उसमें एक कोन दिया हुआ है और एक हेमीस्फीयर उसमें माउंटेड है। तो सबसे पहले क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोन का सी एस से ले लेते हैं, सी एस से कोन का आएगा और सी एस से ही हम कैलकुलेट करेंगे हेमीस्फीयर का, सी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। सो द सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। सो सी एस ए ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर एल और सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ वी कैन टेक पाई आर एज द कॉमन, सो एल प्लस
आर बचेगा, सॉरी एल प्लस टू आर, एल प्लस टू आर बचेगा। अब देख सकते हैं फिगर में मेरे पास जो कोन है, कोन की हाइट दे रखी है विच इज 4, जो कोन की हाइट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, और जो हैवी स्फीयर है उसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ ये सेम रेडियस हो जाएगी यहाँ से, दिस वन इन दिस वन बोथ आर इक्वल, तो जो इसकी कोण की रेडियस है वो भी 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम इसके अंदर एल निकाल लेते हैं। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से हमने एल निकाली, एच कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3 का स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 25 यानी कि 5 आ जाएगी, तो एल हमारे पास 5 आ गई। सो पाई की वैल्यू रख लेते हैं, पाई एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास पाई में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास पाई में है, तो पाई इंटू आर कितना दे रखा है 3, पाई इंटू 3, एल कितना आ गया 5 प्लस 2 इंटू 3। सो देखते हैं 3 पाई इंटू 5 प्लस 2 3 या 6, 3 पाई इंटू 11 दैट विल बी 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। So the option B is correct. So move on to the next question. Question number 7 is the number of revolutions made by a circle wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter. तो हमें ये बताना है, एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बताने हैं, एक सर्किल जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 0.7 मीटर, जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 176। हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि जब भी कोई व्हील एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो जो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस वो एक चक्कर में ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा 2 पाई आर के। तो अगर कोई व्हील n नंबर ऑफ राउंड लगाए यानी n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस लगाए तो उसमें टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगी, तो कैसे निकालेंगे। सो द टोटल डिस्टेंस इन n रिवॉल्यूशन, अगर मेरा जो व्हील है वो n रिवॉल्यूशन लगा रहा है, मुझे नहीं पता कितने चक्कर लगा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे n इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस है व्हील की 176 मीटर है, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन दे रखी है, तो कैसे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 176। ठीक है, सो n इंटू 2 इंटू 22/7, आर मुझे दिया हुआ है 0.7 इज इक्वल टू 176, इसको कट कर देते हैं विच इज 0.1। सो n इंटू 2 इंटू 22 इज 44 into 0.1 is equals to 176. So now n is equals to 176 upon 4.4। जब 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से क्या आएगा 4.4, यहाँ से पॉइंट खत्म करके 0 आ जाएगा ऊपर। अब इसको कट कर देते हैं, n is equals to, so 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 8 are 16 and 2 8 are 16। now 22 4 are 88, so n is equals to कितना आ गया 40। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो व्हील है वो कितनी रिवॉल्यूशन लगाएगा 40 रिवॉल्यूशन लगाएगा। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 31 एंड एलसीएम इज 1953 दे रखा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 217, उसमें से एक नंबर 217 आपको दिया हुआ, तो आपको दूसरा नंबर बताना है। हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला इसके अंदर पता है, वो क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ओके, सो एलसीएम हमें कितना दे रखा है 1953, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 31 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 217 मैंने कह दिया, और सेकंड नंबर को लेट सपोज मैंने x मान लिया, तो निकालते हैं यहां से सेकंड नंबर कितना होगा। सो 1953 इंटू 31 अपॉन 217 इज इक्वल टू x। ओके, सो 31 से इसको कट करते हैं 7 टाइम्स जाएगा। ओके, नाउ 7 से इसको कट करेंगे 7 2 14 एंड 5 आ गया, 7 7 49 एंड 49 और 5 6 7 9 63, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 279। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Okay, now move on to the next question. Now this question number 9, in triangle ABC and triangle DEF, angle B is equal to है EK और F is equal to है CK and AB is equal to half of DE, then the two triangles are. तो थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बना लेते हैं पहले, तभी ये चीज क्लियर हो सकती है कि इन दोनों ट्राइंगल के बारे में हम क्या कहेंगे. लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल ABC एंड द सेकंड ट्राइंगल इज क्या है हमारे पास DEF. सो नाउ एंगल B इक्वल है एंगल E के, तो एंगल B हो गया एंगल E के इक्वल, एंगल F हो गया दिस वन, एंगल F हो गया एंगल C के इक्वल, और जो AB दे रखी है वो क्या है, हाफ ऑफ DE है. ठीक है, देन द टू ट्राइंगल्स आर. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर. पहली बात तो जब दोनों ट्राइंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं तो एंगल की प्रॉपर्टीज हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा. मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. अब कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट इस केस में नहीं होंगे क्योंकि जो ए बी है वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीई दे रखी है. ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन ए बी क्या है, हाफ ऑफ डीई है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. तो इसका जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा, बिकॉज जो ऑप्शन सी है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर. अब इसमें आ गया कि सिमिलर नहीं है, तो सिमिलर तो है तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा. और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर. अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 4y = 5 एंड 5x + ky = 9 आर इनकंसिस्टेंट. तो बेटा इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, हमें पता है इनकंसिस्टेंट के लिए a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2 होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं उनसे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं. सो 2x + 4y, मैं 5 को इधर ले जाके लिख रहा हूँ -5. तो यहाँ से जब हम इसे कंपेयर कराएंगे a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 से, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई -5. सिमिलरली जब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन विच इज 5x + ky - 9 इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी इसको हम कंपेयर कराते हैं a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 के साथ. तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आ गया 5, b2 आ जाएगा कितना k और c2 कितना आ गया -9. तो रखते हैं कंडीशन में a1 upon a2 विच इज 2 upon 5 is equals to b1 upon b2 which is 4 upon k does not equal to c1 upon c2 which is -5 upon -9. so माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वी आर टेकिंग 2 upon 5 is equals to 4 upon k. so 2 2 is 4. so k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 10. so the option number D is correct. Okay students, now move on to the next question. So the question number 11 is, in the given figure if AB is equals to 14 centimeter then the value of tan B. हमें जो AB दी हुई है, AB यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है इसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर और हमें बताना है tan B. tan B का मतलब क्या है, इस एंगल के लिए हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटे वाला ट्राइंगल है, कौन से वाला, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है यहाँ पर, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, B, E और D, इसमें मुझे tan भी लगाना है. तो जब मैं इसके अंदर tan भी लगाऊंगा तो tan भी कितना आ जाएगा, देखिए जरा, tan भी आ जाएगा. tan भी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DE अपॉन BE. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दी. तो मुझे tan B के लिए ये चाहिए, तो मुझे DE का मेजरमेंट चाहिए और BE का मेजरमेंट चाहिए. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो फिगर है, उस फिगर में जो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ADC की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एक तो AD दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. और ये कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है. तो ट्राइंगल ADC कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो जहां से हम AC निकाल सकते हैं. ठीक है, तो AC निकालने के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. सो इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम which is AD square is equals to AC square plus DC square. तो यहाँ से AD कितना है, 13 दे रखा है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना हो गया, वी हैव टू बी फाइंड आउट, एंड DC कितना हो गया 5 स्क्वायर. तो 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 5 5 25. सो द AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 minus 25. So AC square is equals to 144
एंड ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 12। तो कितना आ गया यहाँ से, ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो हमारा जब ए सी 12 आ चुका है तो ये मेरी 12 आ गई, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ईडी है वो ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ से हमारी ईडी तो आ गई 12, ठीक है। और सिमिलरली हमें जो सीडी है, सीडी हमें 5 दे रखी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ई है वो भी 5 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से बीई आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीई कैसे आएगी, 14 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। सो ये कितनी हो गई, 9, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू बी फाइंड आउट द 10b। तो 10b के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 को किया। सो 10b कितना आ गया मेरे पास, डी कितनी आ गई हमारे पास 12 अपॉन, और b कितनी आ गई 9। इसको कट कर लेते हैं, 3 4 12 एंड 3 3 9। तो 10b की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। सो नाउ यू कैन सी द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। The question number 12 is evaluate 8 square root of 3 cosec square 30 sin 60 cos 60 cos square 45 sin 45 tan 30 and cosec cube 45। तो देखते हैं जरा कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, सो 2 का स्क्वायर हो गया, sin 60 √3/2 cos 60 1/2 cos स्क्वायर 45 विच इज 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, sin 45 अगेन 1/√2 and tan 30 1/√3 and cosec cube 45। cosec cube 45 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं, 2 से एक पावर 2 की कैंसिल आउट, यहाँ से दूसरी पावर भी कैंसिल आउट, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहां से देखते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, √2 का स्क्वायर और एक √2 ये रहा, तो यानी कितना हो गया, √2 का क्यूब हो गया। तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 8/3। सो 8/3 इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR बोथ आर सिमिलर if AM and PM are the altitude of triangle ABC and PQR respectively and AB square ratio PQ square is equal to 25/36, then find the value of AM ratio PN। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे ABC, दिस इज द ट्राइंगल ABC एंड दिस इज द ट्राइंगल PQR। ओके, so in this triangle because both the triangle are already similar, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया है कि दोनों ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर हैं, ठीक है। AM A ये रहा और M कहाँ आएगा, M कहीं यहीं आएगा। एल्टीट्यूड कह रहा है तो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ठीक है, बिकॉज एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। एंड सिमिलरली PQ वाले में क्या है, PN, ये PN इसका एक एल्टीट्यूड हो गया। अब यहां से देखते हैं कि जो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, 25/36 दिया हुआ है। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो। अच्छा, सो AB अपॉन PQ यानी AB दिस एंड PQ दिस, इन दोनों का रेशो मेरे पास आ चुका है। हमसे पूछा गया है AM रेशो PN, AM रेशो PN हमसे पूछा गया है। तो हमें एक चीज क्लियरली पता है, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उनके एल्टीट्यूड के रेशो के इक्वल होगा। तो आप इसको नोट करके लिख भी लेंगे। सो इन सिमिलर ट्राइंगल रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स is equals to ratio of their altitudes, ठीक है। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या है, AB रेशो PQ हमें दे रखा है ऑलरेडी, विच इज इक्वल्स टू AM रेशो PN। तो AB रेशो PQ हमें दिया हुआ है 5/6 विच इज AM रेशो PN। तो AM रेशो PN क्या आ गया, 5/6 आ जाएगा यहां से। सो विच इज ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनमें उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशो के इक्वल होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ A 3, B 0,0 and C 3, K are the three vertices of an equilateral triangle ABC। हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं।
लेट सपोज दिस इज व्हाट ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,√3 है, बी के कोऑर्डिनेट आपको 0,0 दे रखे हैं और सी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3, k। तो पूछ क्या रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू बतानी है। तो आप देख सकते हैं जो के आ रहा है वो हमारे सी कोऑर्डिनेट यानी कि इसमें आ रहा है, और हमें एक चीज और पता है अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड आपस में इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे ए सी और बी सी यानी ए से सी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, बी से सी तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर मैंने कर लिया। स्क्वायर मैंने इसलिए किया है जो स्क्वायर रूट होगा हमारे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में वो कैंसिल आउट हो जाएगा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके सो अब यहाँ क्या करें ए सी यानी स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 विच इज 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस के का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके इज इक्वल टू, अब लगाते हैं बीसी, बीसी क्या होगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर का स्क्वायर। सो नाउ अब क्या करें स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो यहाँ क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के का स्क्वायर यहाँ बच रहा है और इसमें क्या बचेगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस के स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 2√3 के इज इक्वल टू 9 प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट। सो 2√3 के इज इक्वल टू 9 माइनस 3, सो 2√3 के इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ओके सो द के विल बी 6 अपॉन 2√3, 2 3 जा 6, सो के इज इक्वल टू 3 अपॉन √3 और जो 3 है उसको कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 से √3 कट गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी ये माइनस का बचेगा यहाँ पे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। So the question number 15 is a tangent AB at a point A of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at the point B so that OB is equal to 12 centimeter। तो हमें AB की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले क्या करें एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब सर्कल में क्या है, सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो लेट सपोज दिस इज व्हाट रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको O कह दिया और A कह दिया। अब यहां से जो A है, A से हमने पॉइंट B पे एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, दिस वन, दिस इज व्हाट दिस इज द पॉइंट B। सो नाउ OB इज इक्वल टू आपको दे रखी है इसमें कितनी 12, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हमें AB की लेंथ बतानी है, तो AB की लेंथ निकालने के लिए हमें अच्छे से एक चीज पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करेगी। सो ट्राइंगल OAB कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल OAB, अब हम इसके अंदर क्या करें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया इसमें OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। तो OB कितना हुआ मेरे पास 12 का स्क्वायर, ठीक है। OA कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर एंड वी हैव टू बी फाइंड आउट द BA यानी कि AB हमें निकालनी है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 44, 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 25 प्लस BA का होल स्क्वायर। तो BA का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 144 माइनस 25, सो विच इज BA स्क्वायर इज इक्वल टू 119। तो यहां से जो BA है, BA कितनी आ गई √119। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay students, now move on to the next question. So the question number 16 is if the zeros of the quadratic polynomial are 4 and -3। हमें इस quadratic polynomial की 0, 4 और -3 ऑलरेडी दे रखी है। So now we have to be find out the value of a minus b। हमें a minus b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो क्या करें, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है उसको देखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखी है। अब जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। अगर मैं इसमें बात करूं सम ऑफ रूट्स को लेकर, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b अपॉन a
b अपॉन ए होता है, आइदर वी कैन से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली वी कैन सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होगा, c अपॉन ए होता है, विच मीन्स और करके क्या कह सकते हैं, जो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। तो अब इस वाली पॉलिनोमियल जो आपको दे रखी है, हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि माइनस a प्लस 1 अपॉन 1, क्योंकि इस इक्वेशन में जो a है वो 1 है और जो b है वो क्या है, a प्लस 1 है। तो सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी हमें दे रखे हैं 4 और 3, तो 4 प्लस -3 दोनों का सम कर दिया, विच इज इक्वल टू माइनस ए एंड -1, माइनस अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो 4 - 3 इज इक्वल टू -a -1, विच इज 1 इज इक्वल टू -a -1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -2। यहां से a निकल चुका है। अब b निकालते हैं, तो b के लिए हम क्या करें, b के लिए हमें लगाना होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो देखते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन के अंदर, b, तो b अपॉन a क्या हो गया, यानी कि यहाँ तो 1 है, सिंपल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 4 इंटू -3 इज इक्वल टू b, सो b की वैल्यू कितनी आ गई, -12। तो a और b निकल चुका है, एंड फाइनली वी हैव टू बी फाइंड आउट a माइनस b। तो a कितना है मेरे पास, -2, एंड माइनस b कितना है, -12, विच इज -2 - +12, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो द ऑप्शन b इज करेक्ट। Okay students, now move on to the question number 17. The question number 17 is the value of k for which the equation this has equal root. So equal root के अंदर क्या कंडीशन होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो d होता है हमारा, वो क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो रखते हैं जरा, तो b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर -4 इंटू a कितना है मेरे पास 4, और c कितना है मेरे पास 9। तो रखते जरा यहाँ से इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर -4 4 जा 16 9 जा 144 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +12। तो k कितना आ गया, +12, आइदर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18. The question number 18 is the LCM of two prime number p and q where p is greater than q is 221. Find the value of 3p minus q. तो हमें LCM दिया हुआ है दो नंबर p और q का, तो हमें इसके अंदर एक फॉर्मूला पता है, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नंबर है वो कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे, ऐसे नंबर जिनका SCF क्या है 1 है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका SCF क्या है 1 है। तो SCF तो मैं ले लेता हूँ 1 क्योंकि मेरे पास प्राइम नंबर है, और LCM मुझे क्या दे रखा है, LCM दे रखा है 221 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर को मैंने p कह दिया और सेकंड नंबर को मैंने q कह दिया, क्योंकि दो ही नंबर मुझे दे रखे हैं। अब यहां से क्या हो गया, जो p इंटू क्यू हो गया वो किसके इक्वल हो गया 221 के। तो p इंटू क्यू को हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो देखते हैं जरा 221 किससे कटता है, 13 से कटेगा क्या, 13 1 जा 13 एंड 9 आ गया, 13 7 जा 91 एंड 17 1 जा 17। तो इससे हुआ क्या, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 13 इंटू 7, ठीक है। हम इसको 17 इंटू 13 लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से जो p है वो बड़ा होना चाहिए q से, तो इसलिए मैंने इसको 17 को पहले लिख दिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जो p की वैल्यू है वो आ गई 17, तो p इज इक्वल टू 17 और q कितना आ गया यहाँ से 13, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि जो p है वो q से बड़ा होगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, 3p माइनस q की। सो 3p 3 इंटू p कितना है मेरे पास 17
एंड माइनस क्यू कितना है 13, 17 3 जा 51 माइनस 13 कितना बचा 38, 38 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। सो बेटा ये दोनों क्वेश्चन कैसे होंगे, हमारे असर्शन और रीजन के होंगे, तो देखते हैं जल्दी से। सो द क्वेश्चन नंबर 19 इज असर्शन दे रखा है 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4, दोनों में से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 हो गया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 66 प्लस 1, तो 4 इंटू 67, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 67। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच इज एक्सप्रेस इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि एक कंपोजिट नंबर तभी होता है जब हम उसको प्राइम नंबर के फैक्टर में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि जो 67 और 2 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो हमने इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट करके लिख दिया है। इसलिए असर्शन क्या हो गया हमारा, असर्शन तो हो गया ट्रू कि ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या दे रखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये भी ट्रू है। ऑब्वियस सी बात है कि हम जो कंपोजिट नंबर होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो दोनों ही ट्रू हो गए। अब असर्शन रीजन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन बी क्या होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी क्या होगा, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। डी क्या होगा, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है 19, उसके अंदर हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और साथ ही साथ जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो द क्वेश्चन नंबर 20 इज द पॉइंट P -4,6 डिवाइड द जॉइन ऑफ A -6,10 एंड B 3,-8 इन द रेशियो 2:7। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, तो पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लेट सपोज दिस इज द पॉइंट A -6,10 एंड दिस इज द पॉइंट B 3,-8। ओके, अब ये जो पॉइंट है P, वो P कहीं इस पॉइंट पे भी कहीं भी आ सकता है, बीच में आ रहा है A और B के, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है -4,6 है, और उसने बताया है कि वो 2:7 में उसको डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेशो निकाल लेते हैं। लेट सपोज इसको मैंने K कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, यहाँ से यहाँ तक के रेशो को मैंने कह दिया 1। तो लगाते हैं फॉर्मूला रेशो वाला। तो रेशो वाला फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा, y की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सो x इसमें ऑलरेडी हमें दे रखा है विच इज -4 दिस वन, तो x की जगह रख देंगे -4 इज इक्वल टू m क्या है, m का मतलब क्या है k लेकर चल रहा हूं मैं, इनटू x2 कितना हो गया, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। तो x2 कितना हो गया 3 प्लस n कितना हो गया 1 और x1 कितना है -6 अपॉन m प्लस n दैट विल बी k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। सो -4k -3k इज इक्वल टू -6 प्लस 4, सो दैट विल बी -7k इज इक्वल टू -2 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, k आ गया हमारे पास 2:7। तो इसका मतलब जो असर्शन था वो क्या हो गया, असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रीजन क्या दे रखा है, इफ द पॉइंट CXY डिवाइड द जॉइन ऑफ A x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो m रेशियो n देन दिस x दिस एंड y दिस। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला हमने रेशियो वाले में पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा जो रीजन है वो भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब यहां से हम ये देखते हैं कि जो रीजन है अगेन इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। तो इस केस में जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, A। क्या होगा, assertion is true, reason is true and the reason is the correct explanation of assertion A. Okay students, so that's for the today video. So बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।